हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। तो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, आज यूनिट वाइज बायो टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 5 जिसका टॉपिक था यूनिट 4 एनसीईआरटी 11 प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, टेस्ट सीरीज में आज पूरा कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी 5वां टेस्ट है ये, और अगला टेस्ट नंबर 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी का होगा। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं करें वो जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं। Question number 1, a chromatography paper is shown to you and it is asked that which of the following pigment is represented by the yellow color band on the paper। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड एंड ज़ैंथोफिल का क्रोमेटोग्राफी पेपर पे किस कलर का अपीयरेंस रिप्रेजेंट होता है, इसका क्वेश्चन 2025 में भी आया है और उससे पहले भी आया है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो सबका आपको याद होना चाहिए। विबग्योर फार्मूला में आप BgYO को उठा लीजिए। बी से ब्लू, जी से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज। अब पहले आता है क्लोरोफिल ए, तो ये हो गया क्लोरोफिल ए का, दो के सेट में बनाना है। फिर आता है क्लोरोफिल बी, फिर आता है आपका O, तो कैरोटीनॉइड। तो ब्राइट ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए का हो गया, येलो ग्रीन हो गया क्लोरोफिल बी का, येलो टू येलो ऑरेंज हो गया कैरोटेनॉइड का। तो याद करने का ट्रिक हो गया। अब बचा एक जो ज़ैंथोफिल, तो ज़ैंथोफिल को याद ही नहीं करना है। ज़ैंथोफिल का एक डंडा उड़ाइए, जैसे मैं एक एक्स का डंडा उड़ाऊंगा तो वाई आ जाएगा, यानी येलो कलर का। ठीक है ना। तो किसका येलो कलर, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ज़ैंथोफिल। ठीक है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा याद रखिएगा कि कब होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व हो या स्ट्रोमा लैमली हो, क्योंकि आपको मालूम है स्ट्रोमा लैमली पे खाली क्या मौजूद होते हैं, PS1, या लाइट ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर हो, 680 नैनोमीटर से ज्यादा हो। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब जब PS1 का इलेक्ट्रॉन PS1 को ही लौट आता है तो खाली ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता। तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP ओनली, लाइन सही हो गई। अकर एट वेवलेंथ बियॉन्ड 780 नैनोमीटर, अकर्स इन स्ट्रोमा। देखिए अब यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीजें आपको समझाने के लिए चेंज की है। आंसर सिर्फ पहला है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ज्यादातर आंसर में ऑल आता है, इसको मैंने चेंज किया है सोचने के लिए कि 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड जब वर्ड फील होता है तो लोग सोचते हैं कि 680 से ज्यादा तो 780 नैनोमीटर भी होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लेकिन ये 780 नहीं आएगा, क्योंकि अब जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर को ही विजिबल रेंज मानी गई है। यानी 680 से ज्यादा हो लेकिन 700 से ज्यादा ना हो, क्योंकि लाइट जो फोटो सिस्टम है कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, विजिबल, यानी विबग्योर को। ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। अकर्स इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है, स्ट्रोमा लैमली पे पाया जाता है। तो लैमली वर्ड नहीं है, तो डिफरेंस आना चाहिए स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमली का। तो क्वेश्चन देखने में आसान था लेकिन बहुत ही जबरदस्त था, तो आंसर हो जाएगा पहला। अगर स्ट्रोमा लैमली होता और 680 के बियॉन्ड होता तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, मेम्ब्रेनस सिस्टम और ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो भैया मेम्ब्रेनस सिस्टम जो ग्रेना है उसमें बेटा PS1 और PS2 दोनों ऑपरेट होते हैं, इस कारण से आपका नॉन साइक्लिक चलेगा। ATP और NADPH2 दोनों बनेगा, वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन भी निकलेगा। तो ट्रैपिंग लाइट एनर्जी बट नॉट फॉर ATP एंड NADPH2 फॉर्मेशन, तो गलत हो जाएगा। लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2, CO2 के फिक्सेशन आपका डार्क रिएक्शन में होता है, मतलब कि स्टोमा में। ATP and NADPH2 formation but not for light trapping, light capturing and also for the formation of ATP and NADPH2. Photosynthesis and respiration have which of the following in common?
कह रहे ऐसी कौन सी चीज है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में समान रूप से दिखी रही है। इन यूकैरियोट बोथ प्रोसेसेस अकर इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। ये लाइन सही है, यूकैरियोट में स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल में होता है, यूकैरियोट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। और जो रेस्पिरेशन होगा उसमें अगर ग्लाइकोलिसिस टर्म आया तो ये तो होगा साइटोप्लाज्म में। और बाकी अगर ऑर्गेनल ढूंढोगे तो कौन मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल में होता तो लाइन सही हो गया। एटीपी सिंथेसिस इन बोथ प्रोसेसेस रिलाई ऑन केमी ऑस्मेटिक मैकेनिज्म, ये भी लाइन सही है। फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो प्रोटॉन का क्या तैयार होता है, ग्रेडियंट। और प्रोटॉन का ग्रेडियंट जब F0 और F1 से गुजरता है तब आपका एटीपी बनता है। ये बात दोनों में चलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ की ईटीएस जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो ग्रेना थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे चलती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ईटीएस चलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटर याद रहना चाहिए। बोथ यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यस दोनों में ईटीएस होता है, लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट बोलोगे सर तो क्लोरोप्लास्ट का जो ईटीएस चलता है वो मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड पे चलता है। अगर हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ईटीएस चलता है वो चलता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आंसर क्या निकल के आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ABCD को पहचानना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है और ABCD को पहचानना है। तो A तो हो गया PS1 और देखो कितना है उल्टा पुल्टा ने, ABC है, AB है, A हो गया PS2। तो चलिए इसी को उठा लीजिए, A और B, PS1 PS2 PS1 PS2 PS1 PS2 PS1 गया, सॉरी A PS2 A PS1। तो PS2 PS1 दो ऑप्शन में है। अब आगे बढ़िए, ये जो D है ये अंदर का है, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और ये बाहर E क्या हो गया, स्ट्रोमा। चलिए D ल्यूमेन, तो आंसर तो आपको यहीं से आ गया। और ई स्ट्रोमा, और ये हो जाएगा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। इसके जरिए आता, पुराना डायग्राम है, अब नए में आपका पूरा आया हुआ सीक्वेंस के साथ, तो लेकिन याद होना चाहिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स बेटा 2 ग्रुप में डिवाइडेड हैं। बेस्ड ऑन द पाथवेज दे यूज फॉर CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस दीज आर। तो कहते हैं ये क्यों ऐसा है कि 2 ग्रुप में है, तो कहते हैं जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसी पे एक साइकिल का नाम रखा जाता है। अगर थर्ड 3 कार्बन का है फास्फोग्लिसरिक एसिड तो C3 साइकिल, और ऐसे प्लांट जिनमें सिर्फ C3 साइकिल चलती है उसको बोलते हैं C3 प्लांट्स। स्पेशलाइज्ड अगर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है तो C4 पाथवे जो C4 प्लांट में होगा, जिसमें बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C3 प्लांट फार्मिंग PGA एंड C4 प्लांट फार्मिंग OOA। तो PGA 3 कार्बन का है और ये बेटा कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। फर्स्ट प्रोडक्ट एज अ फिक्सेशन, तो पहला लाइन मिल गया। और जब पहला मिल जाए और कोई बोथ वगैरह ना हो तो आंसर आप लेके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाया करिए। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू 3 केल्विन साइकिल। तो भैया 3 केल्विन साइकिल चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 3 केल्विन साइकिल में आपका एक स्टेप होगा कार्बोक्साइलेशन एक साइकिल में, दूसरा स्टेप होगा बेटा आपका रिडक्शन, और तीसरा स्टेप होगा रीजनरेशन। वन
टर्न केल्विन साइकिल, ठीक है ना। कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्रॉस ट्रायोज फास्फेट आर प्रोड्यूस। ट्रायोज फास्फेट रिडक्शन स्टेप में होता है और ट्रायोज फास्फेट में कितने कार्बन है? 3। देखिए कार्बोक्सिलेशन पढ़िए पढ़िए, RuBp कंबाइंड विद CO2 बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। अब ये बदल जाता है ट्रायोज फास्फेट में। सर ये जब ट्रायोज फास्फेट में बदलता है तो इसी स्टेप का नाम है रिडक्शन, और यहाँ पे यूज होता है ATP और NADPH2। लेकिन एक मॉलिक्यूल के एक बार चला और 2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार चलेगा? 2। तो कहते हैं एक टर्न केल्विन साइकिल में रिडक्शन स्टेप कितनी बार चलता है? 2 बार। तो 2 बार क्या बनेगा? ट्रायोज फास्फेट एक टर्न में। तो 3 में कितने बनेगा? तो 3 गुणे 2 कर दोगे तो कितने बन जाएंगे? 6। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्रायोज फास्फेट। तो एक के लिए एक एक, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। और नहीं सॉरी, एक के लिए एक एक, तो आपका बढ़ा दीजिएगा। वैसे भी आप जो पढ़े हो उसको हाफ कर दीजिए। 6, 12, 18 पढ़े थे, उसका आधा कर देना था। 12 का आधा हो जाएगा 6, 18 का आधा हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 6 कर दीजिएगा। तो 6 ट्रायोज फास्फेट, 6 ATP और 6 NADPH2 का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो एक रिडक्शन स्टेप के लिए एक ATP और एक NADPH2 का इस्तेमाल करते हो, तो भाई जाहिर बात है 6 ट्रायोज के लिए 6 ATP और 6 NADPH2 का इस्तेमाल होगा। ATP और एक्स्ट्रा एक यूज होता है कौन से स्टेप में? रीजनरेशन में, इसलिए ATP आता है आपका 6 यहाँ पे भी यूज होता है 6 टर्न में, ठीक है ना। तो ट्रायोज फास्फेट 6 बनेंगे, 6 ATP और 6 NADPH2 का इस्तेमाल होगा। ये रिडक्शन स्टेप की बात कर रहा है। फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर हाउ मच इन C4 प्लांट ATP एंड NADPH2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ऐसे फार्मूला सीधे याद कर लीजिएगा, 6, 12, 18, 6, 12, 30। ये है CO2, ये है NADPH2 यूज्ड और ये है ATP यूटिलाइज्ड। ये है C3 के लिए और ये है C4 के लिए। तो अगर 1 के लिए होगा तो 6, 1 के लिए भी आप ब्रैकेट में लिख लेना 1:2:3। ये रेशियो आया 6 दूनी 12 6 तक 18, और यहाँ पे रेशियो है 1:2:5। लास्ट वाला क्या है? ATP। और किसका पूछा? ATP और NADPH2 कौन से प्लांट में? C4। तो भैया 2/5 आंसर हो जाएगा। पहले क्या है? ATP है, तो 5/2, 5 ATP और 2 NADPH2 एक बार में यूज होगा, ठीक है ना। हाँ देखिए ये बढ़िया रहा, हमने चेंज भी किया था कि रेस्पेक्टिवली में आप देखना पड़ेगा पहले किसके बारे में पूछा था। तो पहले ATP के बारे में, तो एक बार में 5 ATP और 2 NADPH2। पेप्केज हैज एन एडवांटेज ओवर रुबिस्को। तो रुबिस्को कैन कंबाइन विद CO2 एज वेल एज O2, लेकिन पेप्केज खाली होगा ओनली CO2। ये एडवांटेज है। तो इसमें जब O2 से नहीं चलेगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। रुबिस्को कंबाइन विद O2 बट पेप्केज डज नॉट, तो लाइन सही है। रुबिस्को कंबाइन विद NO2, NO2 का कोई मतलब, रुबिस्को कंजर्व एनर्जी बट पेप्केज एनर्जी से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे पेप्केज इज प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल सी सेल बट रुबिस्को इज नॉट। रुबिस्को आपका दोनों में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द साइट ऑफ C3 साइकिल इन C3 एंड C4 प्लांट। बिल्कुल सही, ये यूनिवर्सल साइकिल है, कोई भी पौधा हो इस पाथवे को होना ही है। तो भाई C3 प्लांट में कहाँ होगा? बाहर, और C4 बचाने के लिए कहाँ होगा? बंद कमरे में। तो C3 में कहाँ होगा? मेसोफिल सेल में, और C4 में कहाँ होगा? बंद कमरे यानी बंडल सी सेल में। सिंपल सी बात, ऐसे याद हो जाएगा आपको। C3 प्लांट में मेसोफिल एंड C4 में बंडल सी सेल में, चलेगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट रिसाइकिल्ड
बिटवीन डार्क एंड लाइट रिएक्शन। रिसाइकिल का मतलब जैसे एटीपी है, तो एटीपी टूट के बनाया एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, फिर जब एनर्जी मिली तो जुड़ के क्या बना लिया एटीपी। NADPH2 टूट के क्या बनाया NADP प्लस, फिर NADP प्लस बदल के किसे बदल गया NADPH2 में। तो इसका मतलब रिसाइकलिंग हो रहा है। रिसाइकलिंग किसका नहीं होगा, जो वहां पे रुकेगा नहीं, भाग लेगा। भागेगा कौन, गैस। चलिए ढूंढिए, तो ये रिसाइकिल्ड हो जाएगा। एटीपी टूट के एडीपी और एडीपी जुड़ के एटीपी, लेकिन ये दोनों वहां से उड़ लेते हैं। CO2 आपका फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज में बदल जाएगा और O2 वहां से उड़ जाएगा। तो ये रिसाइकिल्ड नहीं होते रहते हैं, इसलिए इनके सोर्स चाहिए होते हैं। तो इसका सोर्स कौन होता है, वाटर होता है, और इसका सोर्स कौन है, एटमॉस्फेयर है, या इंटरनल ब्रेकिंग कार्बन वगैरह जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो वहां पे भी CO2 निकलता है। C4 प्लांट मिनिमाइजेस द फोटो रिस्पायरेशन बिकॉज C4। तो भाई C4 में स्पेशल आता है इनिशियल फिक्सेशन। शुरू में पेप्केज जुड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ CO2 से जुड़ता है। तो यूज पेप्केज टू इनिशिएट CO2 फिक्सेशन, डू नॉट कैरी आउट द केल्विन साइकिल। नहीं भाई, केल्विन साइकिल होती है। एक्सक्लूड केल्विन साइकिल, दोनों लाइन एक ही जैसी हो गई। फोटो रिस्पायरेशन नेग्लिजिबल या नो होगा, नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रॉपिकल प्लांट के बारे में कहानियां दी है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव आ, तो भाई ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लांट होगा उसका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए देन टेम्परेट क्लाइमेट, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया इक्वेटर के पास का एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो हायर टेम्परेचर वाले उठा लीजिए ऑप्टिमम। वाटर का जो रोल होता है फोटोसिंथेसिस में वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट है, जैसे कि पत्तियां वगैरह पानी वगैरह से टर्जिट होके एकदम फैली रहेंगी, एक्सटेंडेड रहेंगी, नहीं तो मुरझा जाएंगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हो सकता है। तो इनडायरेक्ट रोल होता है वाटर का, तो हायर में इनडायरेक्ट यहाँ है, तो आंसर आ जाएगा डी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट डिपेंड ऑन, तो बेटा हैबिटेट पे डिपेंड करता है। जो ट्रॉपिकल का होगा वो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा, जबकि जो टेम्परेट रीजन का होगा वो लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम रखेगा। और C3 और C4 में भी अलग है। C3 प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होता है और C4 का टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होता है। टेम्परेचर, CO2 concentration, chlorophyll arrangement and water. Arrange the given factor. Identify the external factor that affect the rate of photosynthesis and choose the correct option according. तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन ये पूछा है एक्सट्रिंजिक यानी एक्सटर्नल वाला पूछा है। तो टेम्परेचर बाहर से लेगा, वाटर बाहर से, क्लोरोफिल इंटरनल में आएगा, लीफ का पार्ट है, प्लांट पार्ट है। CO2 कंसंट्रेशन जब दिया जाए नॉर्मल, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक्सटर्नल। तो 1 2 4, तो आंसर आ गया पहला। CO2 क्या इंटरनल हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा आपको, इंटरनल लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। असर्शन, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल शो क्लोज कोरिलेशन विद एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सही बात है भाई, जिस लाइट को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे उसी लाइट का उतना ज्यादा क्या करोगे, यूटिलाइजेशन, क्योंकि एनर्जी ले रहे हो तो उसी से काम भी ज्यादा होगा। तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वही उसका क्या निकल गया था, एक्शन। लेकिन पिगमेंट कई थे, ए भी था, बी भी था, कैरोटिनॉइड भी था और ज़ैंथोफिल था। लेकिन मैच किससे किया, जो हाई था पीक एब्जॉर्प्शन वाला, वो मैच किया किससे, क्लोरोफिल ए का। उसी में फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल ए। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शो क्लोज कोरिलेशन विद इट्स एक्शन स्पेक्ट्रम, लाइन सही है। बोथ PS1 एंड PS2 कंटेन क्लोरोफिल ए, बिल्कुल सही है। दोनों फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए का जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। बाकी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल और कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, ये सब किस में बात करेंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपका एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो दोनों तो सही है,
लेकिन ये लाइन अलग है, लाइन अलग है, तो both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Question number 16, ए क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया है, चलिए रीड करते हैं। तो पहचानने का तरीका, सबसे हायर पीक होता है क्लोरोफिल बी का, अगर एम जैसा लिखा होगा तो कैरोटीनॉइड, बाकी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी और ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम आता है ब्लू और रेड रीजन का, ध्यान रखिएगा। तो द कर्व शो द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो एब्जॉर्प्शन दिया ही है। क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब मिनिमम लाइट, नहीं भैया अभी हमने बताया मैक्सिमम किस में करते हैं, ब्लू एंड रेड रीजन में, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए था। चूंकि आपका बी गलत हो गया और ऑल ऑप्शन है तो आंसर तो 100% क्या हो गया, ए। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम, नहीं भैया एब्जॉर्प्शन भी मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, और एक्शन यानी फोटोसिंथेसिस भी उसी लाइट में, क्योंकि जिस लाइट को जितना ज़्यादा अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसका एनर्जी उतना ज़्यादा यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ट्रू। तो PS1 कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ PS2, बिल्कुल सही है, दोनों अपना अपना काम करते हैं, दोनों अपने अपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के पीक भी है दोनों के। PS1 एंड PS2 आर एक्टिवेटेड बाय सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट, नहीं, तो PS1 का जो होता है वो होता है बेटा आपका 680 और इसका मैक्सिमम जो होता है वो 700। PS1 एंड PS2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एंड क्रिएट इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो इलेक्ट्रॉन का जरूर ट्रांसफर होता है, लेकिन ग्रेडियंट कौन सा तैयार करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ध्यान रखिएगा, एक बार आया था क्वेश्चन तो उसमें ग्रेडियंट में इलेक्ट्रॉन लिख दिया था, लोगों को खाली ग्रेडियंट याद होता है, तो ट्रांसपोर्ट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो ग्रेडियंट तैयार किया जाता है वो किसका किया जाता है, प्रोटॉन का। तो चूंकि वैसे भी बी गलत हो गया था तो ऑल पढ़ना ही नहीं था, आंसर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, साइक्लिक फास्फोराइलेशन नीड्स PS1 एंड PS2, तो साइक्लिक में ओनली PS1 होता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 सब पढ़ने थे, लेकिन 1 गलत है, तो यहाँ पे 4 1 सही था इसलिए चला गया। अब 1 के साथ 2 कॉमन था, 3 और 4 पढ़ लेना चाहिए था आपको, चलिए 4 पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइकिल्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है और वहीं पे पहुंच जाता है किसमें, साइक्लिक में, ये क्या हो गया, ट्रू। तो जिसमें पहला सही हो और चौथा गलत हो वही ऑप्शन, पहला गलत और चौथा सही हो, तो चौथा सही देखिए एक ही ऑप्शन में था, तो आंसर तो आपको निकल के चला आया, बाकी अपना पढ़ते तब भी चल जाता, ठीक है ना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूसेस NADPH2, नहीं भाई खाली ATP बनाएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती, तो 1 2 3 गलत हो गया और ओनली 4 क्या हो गया, करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बायोसिंथेटिक फेज C3 साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ गोल्गी बॉडी, भैया ये तो स्ट्रोमा में होता है, वो भी किसका, क्लोरोप्लास्ट। C3 and C4 cycle are two part of biosynthetic phase of biosynthesis in C3 plant, नहीं भाई C4 प्लांट में 2 साइकिल चलेगी, C4 एंड C3, जबकि C3 प्लांट में खाली क्या चलेगी, C3, तो दोनों क्या हो गए, गलत, तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। 1 से लेके 4 तक दिया है, ATP और लाइट रिएक्शन वगैरह को अरेंज करना है सीक्वेंस में, तो क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज करना है, चलिए। तो मुझे लग रहा है इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा, एक्साइटमेंट, तो 5वां सबसे पहले आना चाहिए कि लाइट एक्साइट इलेक्ट्रॉन्स इन PS2, फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या बनेगा, ATP, तो सबसे 5वां है लास्ट में छठा, तो 5वां छठा, 5वां पहला, तो ये तो हो गया, आंसर आ गया लो। अब कई लोग इसको पढ़ने के बाद सोच रहे होंगे क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं क्या लगाएं, देख रहे हो 1 2 3 4 5
6 पॉइंट को अरेंज करना था, तो कैसे? तो जब भी अरेंज आए तो अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन अब इसमें ट्रेंड में है, तो फर्स्ट लास्ट या फर्स्ट सेकंड लास्ट और लास्ट पहले सेकंड लास्ट, वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, पांचवा हो गया लाइट का एक्साइटमेंट। फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन PS2 से कहाँ जाएगा? ट्रांसपोर्ट चेन को। फिर उसके बाद कैरियर एनर्जी की वजह से प्रोटॉन का क्या होगा? ग्रेडियंट तैयार होगा। इसके बाद बेटा आपका H+ ग्रेडियंट तैयार हो गया, फिर H+ डिफ्यूज होगा ATP सिंथेटेज के जरिए, और उसके बाद लास्ट में क्या बन जाएगा? ATP। अब ये क्वेश्चन देख के लोगों को लगेगा काफ़ी लंबा है, नहीं, आपको ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। जैसे जब लाइट रिएक्शन होता है तो PS2 वाला स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या बना देगा? ATP। केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस, दीज 3 स्टेजेस। तो भैया केल्विन साइकिल में क्या बनेगा? सबसे पहले कार्बोक्साइलेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, बिल्कुल सही है, 3 कार्बन का फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। लाइगेशन रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रोबिस्को, रिडक्शन रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, रिडक्शन से बेटा आपका बनेगा ट्रायोज फास्फेट, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज बना लेगा। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, तो 1 2 एंड लाइगेशन वर्ड तो नहीं आना चाहिए ना, लाइगेशन क्या होता है? तो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रोबिस्को, रोबिस्को तो एक एंजाइम है, रोबिस्को तो बनता भी नहीं है, इसलिए आपका ये वर्ड गलत हो जाएगा। तो 1 3 एंड 4 आंसर हो गया बी, रिडक्शन, रीजनरेशन एंड कार्बोक्साइलेशन। लाइगेशन टर्म वहां पे नहीं आता। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए अपीयर ब्लू ग्रीन इन कलर, तो सही है, ब्राइट ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, येलो ग्रीन आपका क्लोरोफिल बी, येलो टू येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड, और खाली येलो होता है ज़ैंथोफिल। इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन पिगमेंट होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज पेट्रोलियम एंड ईथर। तो नहीं भैया, ऑर्गेनिक फैट सॉल्युबल होता है। तो 1 इनकरेक्ट पूछा है, तो ओनली 3। अब इसको पढ़ने के बाद ये भी ढूंढना क्या पूछा है। लाइट रिएक्शन को मैच कराना है और डार्क रिएक्शन को, क्वेश्चन नंबर है 23। चलिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में बेटा ATP और NADPH2 दोनों आएगा, तो A की मैचिंग 2 के साथ, अरे वाह खत्म, A2 दो ऑप्शन में है। चलिए डार्क की मैचिंग करा लेते हैं आप, चलो 4 देख लेते हैं। 4 क्या है? अकर्स इन ग्रेना, तो ग्रेना में कौन होता है? लाइट रिएक्शन, तो A4, तो आंसर तो मिल गया। और डार्क रिएक्शन बेटा कहाँ होता है? स्ट्रोमा में, और क्या बनेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज अल्टीमेटली किस रूप में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड? ATP एंड शुगर, हाइड्रोजन O2। लाइट रिएक्शन बेटा ATP भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा और O2 भी बनेगा। तो हाइड्रोजन डोनर का मतलब होता है NADPH2, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा C। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लाइट रिएक्शन, तो PS2 प्लास्टोफियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS1 फेरोडॉक्सिन, तो पहला हो गया सही। PS1 पहले आएगा नहीं, तो देखिए कितना आसान कर दिया था आपके लिए हमने, PS1 किसी में पहले नहीं आता, पहले PS2 से स्टार्ट करते हैं आप लोग। डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड सो बिकॉज, तो डार्क क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, डार्क में होता है इस वजह से नहीं, क्योंकि लाइट में भी हो सकता है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, किस पे डिपेंड है? द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। पेप इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो पेप बेटा आपका मेन आता है C4 प्लांट में। जैसे अगर यहाँ पे बदल देते हैं रोबिस्को और प्राइमरी वर्ड हटा देते, तो रोबिस्को एक्सेप्टर किस में काम करता है? एज अ CO2, तो बेटा C3 में भी काम करता है और C4 में भी करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर प्राइमरी बोल देते कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन है रोबिस्को इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर अगर रोबिस्को आप पूछा जाए तो C3 लगाओगे,
लेकिन अगर ये आ जाए रुबिस्को इज द CO2 एक्सेप्टर इन, प्राइमरी नहीं बोला, एटमॉस्फेरिक नहीं बोला, तो CO2 एक्सेप्टर रुबिस्को एज इन C3 और C4 दोनों में काम करेगा। द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन द C3 प्लांट, तो C3 में पिप कार्बोक्साइलेज नहीं होगा। द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2, तो बेटा इज कैटेलाइज्ड बाय, तो प्राइमरी सेक्शन फिक्सेशन CO2 अब प्लांट नहीं पूछा है, तो RUBP किस में करेगा? C3 प्लांट में। अब पिप कार्बोक्साइलेज किस में करेगा? C4 प्लांट में। तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। अगर प्लांट दे देता तो आपको फिर उस हिसाब से बताना होता। व्हेन CO2 इज एडेड टू पिप द फर्स्ट, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन जाता है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलता है? ऑक्सीडेशन से। फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमैक्रो मॉलिक्यूल। इन यूकैरियोट में ये बेटा आपका जब एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जैसे कि रेस्पिरेशन वाले में कई 2-3 पेज तो खाली कहानी गाई है, तो उसमें से हमने कुछ जो हमको इम्पोर्टेंट लगा उससे उठा के बना दिया। इन द यूकैरियोट टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। दो ऑप्शन निकल गया। वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू ईड एनर्जी टेक प्लेस इन द, तो भैया कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट में तो होना ही नहीं था, तो काम ही खत्म हो गया, तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यानी वो ए आपका बेटा बना हुआ है ग्लाइकोलिसिस का फिगर। अब आप यहाँ पे तो पूरा दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको दिखा दूँ, ये ABCD। तो चलिए कुछ उठाइए, तो ये है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो यहाँ से जब बना तो ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्या हो गया? A। अब ऑप्शन में आ जाइए, A है PGA, A है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, A है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब बताओ, इससे घटिया क्वेश्चन कोई हो तो बोल दो। डरा रहा हूं तुम्हें, काफी बड़ा है देखो, डर जाओ तुम। ABCD, तो डी कर दोगे, समझला? बाकी पढ़ लेना। बी क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फिर स्प्लिटिंग हो जाएगा तो PGL बनेगा और डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट, फिर 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन कब होगा? तो जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा ही होगा, जब कोई चीज रिड्यूस होता है तो कोई ना कोई क्या होता होगा? ऑक्सीडाइज। तो जब NAD प्लस रिड्यूस होके क्या बनाए? NADH2, ये क्या कहलाया? रिडक्शन। देखिए पकड़ने की सीखिए दुनियादारी, यहाँ रटना उठना कुछ नहीं होता। तो अगर रिडक्शन हुआ तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज। कौन? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड किसमें बदल गया होगा? 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। तो जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फोर बदल गया होगा 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। ATP कब बनेगा? जब किसी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट रिमूव होगा तो ATP का निर्माण होगा। इन ग्लाइकोलिसिस NADH2 इज फाउंड फ्रॉम NAD। देखो सेम क्वेश्चन है 2 लाइनों से। देखिए एक क्वेश्चन को आप 2 तरह से कैसे पूछ सकते हैं। तो ये पूछा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया। दूसरा है कि जब NADH2 जो NAD प्लस से बना है, जो रिडक्शन है, तो जब क्या ऑक्सीडाइज होगा? ग्लिसरल्डिहाइड इनटू एसिड। तो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। सेम ऑप्शन, खाली लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा बेटा। करेक्ट सीक्वेंस है ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट, PGL। नहीं भाई, फास्फोइनॉल पायरुवेट लास्ट में आता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट, पायरुविक एसिड एकदम लास्ट में आएगा। तो जिन ऑप्शन में PP है उसको उठा लो, बाकी कट कर दो। तो वो बिना देखे कट कर दिया, क्योंकि फास्फोइनॉल पायरुवेट के बाद आएगा पायरुविक एसिड। तो पहले देखो किसी में पायरुविक एसिड नहीं होना चाहिए, अब मैच करो। और एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडेशन होकर क्या आएगा? एसिड।
तो ग्लिसरॉल ग्लूकोज 6 फास्फेट, एल्डिहाइड, एसिड एंड फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो पहले ग्लूकोज वाली कहानी चलती है, फिर फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर एसिड आ जाता है 1,3,3,2 पेपा, यानी 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 37, द नेट गेन ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगो फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में आपको पता है कि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलेगी, और ग्लाइकोलिसिस में जो आपका एटीपी का गेन था वो 2 डायरेक्ट था और 2 NADH2 बना था। सर लेकिन ये जो 2 NADH2 बना था, ये आपका हमने बेटा क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने जब कन्वर्ट कर दिया, उसमें जब ऑक्सीडेशन कराया, तो उस ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने ये वाला स्टेप जो है, तो वहाँ पे यूज ये जो बना था NADH2, इसको हम लोगों ने यूज कर लिया जब फर्मेंटेशन का स्टेप था, यानी जब अल्कोहल बनना था या जब लैक्टिक एसिड बनना था, तो ये यूज हो जाता है। तो खाली क्या बचा, 2 ATP। कहते हैं एनर्जी जो यूज हुआ वो हुआ लेस देन 7%। क्वेश्चन नंबर 38, ये बेटा ABCD दिया और उसमें पहचानना है कि पहचान कौन। चलो भैया पहचानते हैं। ये ग्लूकोज टूटा तड़, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंट, तो भैया ग्लूकोज टूट के लास्ट में क्या बनता, पायरुविक एसिड। ए होना चाहिए पायरुविक एसिड। तो 2 ऑप्शन गए, एक आ गया। अब इधर आइए, ईस्ट में लास्ट में क्या बनता है, एल्कोहल, तो डी होना चाहिए एल्कोहल। चलो भैया उठाओ, डी एल्कोहल, डी एल्कोहल। और साथ साथ भाई 2 कार्बन का तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी, चलो उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये तो गया। डी लैक्टिक एसिड तो गया। डी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन, और बैक्टीरिया में मान लो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, और हमारे में टूट के क्या बना लेगा, CO2 एंड वाटर, डी। तो आंसर हो जाएगा बी। कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस आना चाहिए, तो ETS है, सब गया। फिर ग्लाइकोलिसिस से लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद ETS। क्वेश्चन नंबर 40, पायरुवेट से CONAD एसिटिल गए, तो बेटा लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ और NADP प्लस का क्या हुआ, रिडक्शन, लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी याद होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैग्नीशियम आयन यूज होता है, ये भी याद होना चाहिए। थियामिन, पायरोफॉस्फेट एंड लाइपोइक एसिड, ये सब आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो ये सबको याद के लिए सबका कॉमन पॉइंट इंटरिंग क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए। इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ओनली अ कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड गेट ऑक्सीडाइज, अदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल गो टू फॉर्म। तो ऑक्सीडेशन में 1 कार्बन, तो भैया पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है, तो 3 कार्बन में आपका 1 कार्बन तो कैसा निकल गया, CO2 में, तो बचा हुआ 2 कार्बन होगा, वो बेटा किस में बदल जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये बेटा 5 कार्बन का होता है, सबको याद होता है। FAD, तो FAD जब बदलेगा तो बेटा जब आएगा F, तो जब बनेगा सक्सिनेट से फ्यूमरेट। जब भाई भाई कन्वर्जन होता तो क्या बनता है, GTP, ठीक है ना। तो और जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम है, तो यहाँ पे बनता है NADH2, और जब मैलेट से OA बनता है तब यहाँ बनता है NADH2, और जब आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट तब बनता है NADH2। 3 जगह NADH2, एक जगह GTP और एक जगह FADH2। When 2 molecule of acetyl coenzyme enter TCA, net gain at the end of, तो बेटा एक TCA का आपका सारी चीजें याद होनी चाहिए जो अभी हमने बताया, 3 NADH2,
एक FADH2 और एक GTP। जब एक एसिटिल को एंजाइम इंटर करेगा तो 2 का डबल कर दो, 3 दूना 6, 1 2 2, तो 2 GTP उठाओ और 2 FADH2 और 6 NADH2। एक का याद कर लीजिए। इन द ETS प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स 1 एंड 4। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज एंड कॉम्प्लेक्स 4 होता है बेटा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। Question number 47. When one molecule of glucose is completely oxidized during aerobic respiration, how many molecule of carbon dioxide are released due to TCA cycle? तो बेटा ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। अब इस 6 कार्बन में जो लिंक रिएक्शन होता है उसमें एक कार्बन निकलता है एज अ CO2 और TCA साइकिल में 2 कार्बन निकलता है एज अ CO2 एक बार में। और ये चलते हैं कितने बार? 2-2 बार। तो टोटल कितने CO2 निकलते हैं लिंक रिएक्शन में? 2। और टोटल TCA में कितने CO2 निकलते हैं? 4। ये पूरा रिएक्शन है 1 2 3 6। अब ये बड़ा गड़बड़ झाला हो गया। आपने पढ़ा था कि भैया 2 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो भैया TCA देने के बावजूद भी ऑप्शन में 4 नहीं रखा है। तो कभी कभी आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब भी देखो NCERT पढ़ो तो कभी कभी आप कंफ्यूज भी होते हो कि सर कभी कभी रिएक्शन कंबाइंड एसिटिल को एंजाइम से लेके पूरा उठा के ले, कभी कभी लिंक रिएक्शन को एक साथ जोड़ के बोल देता है, ध्यान रखियो। तो चूंकि अगर 4 होता तो आप 100% 4 लगाते हैं, लेकिन अगर 4 नहीं तो फिर लिंक रिएक्शन को इसके साथ जोड़ के ही आपको मजबूरी में बताना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। ध्यान रखियो, टेंशन मत लियो। तो हमने दोनों, इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम रखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आए। तो भाई लिंक रिएक्शन में एक बार में 1 CO2 और TCA में एक बार में 2 CO2, तो गुणा करके टोटल यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 CO2, 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का जो था 6 कार्बन निकल गया। लेकिन TCA साइकिल में लिंक रिएक्शन जोड़ के हम लोग पढ़ाते हैं पूरा अलग अलग करके, लेकिन NCERT भी जोड़ के ही रखती है। तो ऑप्शन ना देने का मतलब है कि आपको जोड़ के ही बताना पड़ेगा। 48 ABCD पहचानना है। तो भैया ये जो धसा होता है ये क्या होता है? F0। जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? F1। अरे प्रोटॉन गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो प्रोटॉन तो लिख ही दिया था, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन लिखने का रीजन भी बता रहे क्यों लिखे हैं कि एक्चुअल में पहले जो ओल्ड NCERT थी यहाँ पे कितने प्रोटॉन लिखी थी? 2 प्रोटॉन। अब नई NCERT ने भी कितने प्रोटॉन रखे हैं? 2 ही रखे हैं। लेकिन जो लैंग्वेज लिखा हो उसमें कितने प्रोटॉन है? 4 हैं। ध्यान रखना, इसलिए हमने बना दिया 4 ताकि कंफ्यूज ना करें आप। तो चलिए बाकी आपको पहचानना था B और C को, तो F0 और F1। तो B हो गया F0 और C हो गया F1। मेन यही पहचानना था, बाकी ये तो आप सभी लोग बता ले जाते। ध्यान रखना, ये हमने 4 प्रोटॉन दिखाया इसलिए ताकि आप समझ जाए कि आपकी NCERT की फिगर में लेकिन अभी भी 2 ही रखा हुआ है, चेंज नहीं कर पाया। क्योंकि भाई जो कभी कंप्लेन वगैरह जाती है तो जो चेंज करते हैं लैंग्वेज में चेंज करना क्या हुआ? 2 हटाया, खट से 4 आ गया। लेकिन फिगर चेंज करने के लिए फिगर कट करो, क्रॉप करो, उतना टिटिम्बा नहीं उठाया होगा, हो सकता है। ड्यूरिंग 1 टन क्रेब साइकिल, तो 1 टन क्रेब साइकिल अभी आपको बताया 3 NADH2। और इस 3 NADH2 से कितने ATP निकलेंगे? तो एक NADH2 से 3 3 का 9 ATP इज प्रोड्यूस इन ETS। तो 3 और 9 आंसर आ जाएगा। 1 टन क्रेब साइकिल की कहानी हो गई। ये बड़ा ट्राइपामेटिन है और इसका RQ तो मालूम है फैट का कितना था? 0.7, प्रोटीन का 0.9, कार्बोहाइड्रेट का 1। ईस्ट सेल्स शो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक। अब देखो कितना जबरदस्त लाइन है। अगर ये स्पेस हटा दे तो काम लग जाए, एरोबिक हो जाएगा। फिर अगर स्पेस ना लगे तो एनारोबिक हो जाएगा। वैसे कैसा होता है? एनारोबिक होता है। तो assertion is true but reason is false. Select the wrong statement. When tripalmitin is used as a substrate, respiratory is RQ 0.7. The intermediate compound which links glycolysis with Krebs cycle is malic acid. नहीं भैया, pyruvate. 1 glucose molecule yield a net gain of 36. नहीं भाई, 38 ATP.
1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो अब यहाँ पे 38 कर लीजिएगा, बाकी बी ज़्यादा गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 36 भी हो सकता है, पाथवे के ऊपर डिपेंड करता है। तो 38 आप मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 36 भी गलत नहीं है, लेकिन आपको एनसीईआरटी 38 देती है, वही मान के चलिए, लेकिन ये ज़्यादा गलत है, तो आंसर 52 का बी हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस causes partial oxidation of glucose 1 molecule to form 2 molecule of pyruvic acid and 2 ATP as a net gain, बिल्कुल सही है। टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल, ये भी लाइन सही है। यूजेस 2 ATP एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप में ATP कहाँ यूज, ये तो गलत हो गया, 2 ही स्टेप में ATP यूज होता है। स्कीम वाज गिवन बाय EMP पाथवे गुस्टाव एम्डन, ओटो मेयरहॉफ एंड जे पार्नेस। तो तीसरा हटा के तीसरा हटा के आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि क्या पूछा है, करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सही है। प्रोड्यूसर्स नो ATP, नहीं भाई, ATP बनाता है। हैज नो कनेक्शन विद ETS से इसका कनेक्शन है कि नहीं है, तो यस कनेक्शन होगा, लेकिन कैसे, जब इसका NADH2 जाएगा, क्योंकि इसमें जो NADH2 बनता है वो ETS में जा सकता है। रिडक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP प्लस फॉर एवरी ग्लूकोज, सही बात है, हर एक ग्लूकोज के लिए 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 फास्फोग्लिसराइड के, तो चौथा भी आना चाहिए। तो अब देखिए, दिमाग लगाइए, ये क्या लिखा है सर, NADP प्लस, यहाँ होना क्या चाहिए था, NAD प्लस, किसमें बदल देता है, NADH2। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हालांकि ऐसा ऑप्शनों नहीं रखा था, थोड़ा मज़ेदार कर देना चाहिए था आपके लिए, किया नहीं हमने, थोड़ा कठिन कर देते तो और मज़ेदार हो जाता। तो आंसर तो आपने निकाल लिया 54 का ए, क्योंकि 1 और 4 आपको सही लगेगा। हैज नो कनेक्शन विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्शन होगा वाया NADH2, ठीक है ना। NADP के कारण ये गलत हो गया, चौथा। क्वेश्चन नंबर 55, केमी ऑस्मेटिक जो हाइपोथेसिस चलती है उसके बारे में कौन सा बात सही है। अब देखिए, ऑप्शन के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। 1 1 1 1 3 3 में है, तो मुझे लग रहा है 1 2 3 ना पढ़ के सीधे 4 पढ़िए। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2 प्रोटॉन पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस टू द मैट्रिक्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ग्रेडियंट। तो बेटा अगेंस्ट तो नहीं जाता, डाउन जाता है, पहली बात। अलोंग कंसंट्रेशन, और अब आपको नई एनसीईआरटी चेंज भी कर दिया है, 2 की जगह क्या होना चाहिए, 4। तो चौथा हो गया बेटा आपका गलत। तो चौथा गलत होने के कारण आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप पढ़िए, 1 तो आना ही है, दूसरा तीसरा पढ़ लीजिए। चलिए तीसरा और दूसरा पढ़ते हैं। F0 फॉर्म द चैनल थ्रो विच प्रोटॉन क्रॉसेस द इनर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही, इनर मेम्ब्रेन को F0 के जरिए जाना चाहिए। तो पहला, दूसरा और पहला तो आना ही है, तीसरा पढ़ लीजिए, काम खत्म। दूसरा आने का मतलब ये भी गया। द पासेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यस आंसर इज द बी, पहला सही है। 5 कार्बन का अल्फा कीटो, तो C4, और 4 कार्बन का बेटा आपका बनेगा यहाँ पे मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सेनिल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, ये सब कितने कार्बन के होते हैं, 4 कार्बन के। तो A5, 2 कार्बन में एसिटिल कोएंजाइम है, 3 कार्बन में पायरुविक एसिड, सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का। 57 मैचिंग है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ ATP सिंथेस, तो पेरिफेरल पार्ट क्या होता है, F1, A3। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन में काम करेगा, तो B4, तो आंसर हो गया ये। साइटोक्रोम B7, इसको कॉम्प्लेक्स थर्ड बोलते हैं, और इंटीग्रल होता है F0।
फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस कैटालाइज्ड बाय, तो ये बेटा एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज नाम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहे भैया एनर्जी बनाएगी और क्या। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एक क्वेश्चन नंबर 60 है। तो भैया एक्सेप्टर कौन होता है, हाइड्रोजन, तो A2। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो साइटोक्रोम C बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4, तो B3, तो आंसर हो जाएगा पहला। पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज एसिटिक को एंजाइम बनवाने में, और डी कार्बोक्सिलेशन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का होके 4 कार्बन का बन जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका ये पूछा है। तो बेटा जब वहां पे 2 4 8 16 32, तो ये जियोमेट्रिक फॉर्म हो गया, और जब यहां से 1 से 2 2 से 3 4 ये अरिथमेटिक हो गया। ए अरिथमेटिक, ए जियोमेट्रिक, बी अरिथमेटिक, इसमें लिख भी दिया, ए नहीं लिखना चाहिए था, ये गड़बड़ा गया। चलिए ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 62 ये ग्रोथ का है, अरिथमेटिक ग्रोथ का कर्व है। तो कहते हैं लीनियर आता है L एट टाइम t इक्वल टू L0 प्लस आर टी। L0 क्या हो गया, तो लेंथ एट टाइम t L0 प्लस आर टी। हमेशा आपको मालूम है टाइम किस एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे, तो टाइम एक्स एक्सिस पे। फिलहाल ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन है, लिक्विड लीनियर 2 बना, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रोथ लिखा है इसलिए गड़बड़ हो गया। तो ये क्या हो जाएगा L0, ठीक है ना, और इसका स्लोप क्या आएगा R, तो पहला हो जाएगा यानी A, तो ओनली A आंसर हो जाएगा D। इन जियोमेट्रिकल ग्रोथ फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ फेज एंड देयर अकरेंस आर, तो पहले लैग, फिर लॉग, फिर स्टेडी। लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल, तो 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट। तो ट्रैकरी एलिमेंट का डिफरेंशिएशन होने का मतलब आपका या तो पूरा, जैसे कि आपका जाइलम, ट्रैकिएट, जाइलम वेसल, तो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म वगैरह हटा देगा। सेल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, मजबूत सेल वॉल बनाएगा। इंक्रीजेस तो हट ही जाएगा, तो आंसर हो जाएगा A and B। The living differentiated cell regain the capacity of division, तो living differentiated मतलब परमानेंट, और कैपेसिटी ऑफ डिवीजन का मतलब मेरिस्टेमेटिक, और रीगेन है तो इसको वर्ड में आता है डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि डी डिफरेंशिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, तो आपको ढूंढना पड़ेगा जहां पे परमानेंट से मेरिस्टेम बने। तो कह रहा है कि कौन डी डिफरेंशिएशन के बाद बना है, तो यानी मेरिस्टेमेटिक, वो भी कौन सा मेरिस्टेमेटिक, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्वेश्चन आसान हो गया। प्रो कैम्बियम मतलब प्राइमरी, शुरुआत की कैम्बियम जो प्राइमरी बनाती है। कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, तो 2 लाइन में आपको कंफ्यूजन था, तो इसमें देखिए ये लाइन ज्यादा क्लियर है। क्यों, कॉर कैम्बियम प्योरली सेकेंडरी होता है, लेकिन जो बड़ा वेस्कुलर कैम्बियम, अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो स्टेम में 2 प्रकार के वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं। एक इंट्रा फैसिकुलर
या इसको फेसिकुलर सिंपल बोल देते हैं, और एक होता है इंटर। इंटर फेसिकुलर ये सेकेंडरी ओरिजिन का होता है और ये पहले से मौजूद था प्राइमरी, इसलिए वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको नहीं प्रेफर करेंगे, इंटर को करेंगे, क्योंकि इंटर कैसा होता है, प्योर सेकेंडरी होता है। लेकिन अगर यही डाइकॉट रूट बोला जाता, लिखना पड़ता फिर आपको, अगर डाइकॉट रूट का वैस्कुलर कैम्बियम होगा तो ये प्योरली सेकेंडरी ओरिजिन का होगा, यानी सेकेंडरी यानी डी डिफरेंशिएशन से बनेगा। वैसे भी एनसीईआरटी का ये जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा यही खाली एग्जांपल में इंटर वर्ड लिखा भी है बहुत अच्छे से। 67 इफ अ पार्ट ऑफ टिप फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज अ एक्सप्लांट एंड कल्चर ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम व्हिच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास, मतलब मेरिस्टेमेटिक, और किससे बन रहा है, परमानेंट से। अभी बताया मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट का बनना, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक का बनना, वो भी सेकेंडरी मेरिस्टेम, वो क्या कहलाता है, डी डिफरेंशिएशन। द सेल पोजिशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज, अब बढ़िया लाइन है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि रूट का एपाइस। अब कह रहा है इसके अवे पुश किया गया, तो भैया ये देखिए ओरिजिन है, और कहते हैं जब इधर जाओगे तो प्रॉक्सिमल और नीचे आओगे तो दूर, तो अवे जब वर्ड आया तो अवे का मतलब होगा नीचे जाना, ऐसे, ठीक है ना। तो जो पोजीशन अवे है वो क्या बनाएगा, रूट कैप। ऑप्शन में आइए, डिफरेंशिएट एज रूट कैप, और जो पेरीफेरी पे जाएगा तो एपिडर्मिस बनाएगा ही, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीक्वेंस, सबसे लास्ट में क्या आएगा, बुढ़ापा यानी सेनेसेंस, सबसे लास्ट में आना चाहिए 4, देखो कितना आंसर हो गया। बाकी आपको मालूम प्लाज्मेटिक ग्रोथ, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फाइनली मैचुरेशन, और उसके बाद सेनेसेंस। द एबिलिटी ऑफ प्लांट फॉलो डिफरेंट, तो इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और अलग अलग प्रकार की पत्तियों का बनना क्या कहलाता है, हेटेरोफिली। अब हेटेरोफिली में फिगर दिया है, ए और बी को पहचानना है, तो ये बेटा देखिए जुवेनाइल लीफ है और एडल्ट लीफ है, टेरेस्ट्रियल है, वाटर है। द जुवेनाइल एंड एडल्ट लीफ ऑफ लार्गस्पर डिफरेंट कलर फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट, तो डिफरेंस किसका आता है, हेटेरोफिली इसमें साइज एंड शेप का आता है, आकार और इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, ना कि कलर। कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर, ये इसका एग्जांपल था, यानी फेजेज ऑफ लाइफ का। और इसका इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली का एग्जांपल है बटरकप। चलिए, लीव्स ऑफ बटरकप डिफरेंट इन शेप एंड साइज ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंट, लाइन सही हो जाएगी, साइज में बदलाव होता है। यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हार्मोन, तो भैया कैलस को आपको कौन कौन सा देना होगा, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन फॉर रूट इनिशिएशन, साइटोकाइनिन फॉर शूट इनिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 73, रिमूवल ऑफ ऑक्सिन सोर्स डेमोन्स्ट्रेट दैट यंगर लीफ एब्सेशन इज, तो बेटा ऑक्सिन का जो होता है वो यंगर लीफ का एब्सेशन क्या करता है, तो उसको इनहिबिट करेगा, और एपिकल डोमिनेंस को क्या करेगा, प्रमोट, तो इनहिबिटेड एंड प्रमोटेड, ठीक है ना। क्योंकि आपने जब हटाया तो वो चीज खत्म हो गई, तो यहां समझ में आएगा ऑक्सिन का रोल। तो याद रखना ऑक्सिन का रोल क्या होता है, तो याद रखिएगा एपिकल डोमिनेंस करता है। ऑक्सिन जो एब्सेशन है, मतलब टूट के गिरने वाला, उसमें दो तरह से काम करता है। यंगर का क्या करेगा, इनहिबिट, रोकेगा, यंगर लीफ और फ्रूट का अर्ली ड्रॉप प्रिवेंट करेगा, जबकि ओल्डर और मैच्योर को अर्ली ड्रॉप यानी एब्सेशन क्या करेगा, प्रमोट। तो ऑक्सिन दोनों करता है एब्सेशन में, इनहिबिशन और प्रमोशन दोनों।
पार्थिनोकार्पी बेटा टोमेटो में, तो बेटा ऑक्सिन, वो भी ऑक्सिन। इंटरनोडल इलांगेशन, तो इंटरनोडल इलांगेशन हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग। डिफरेंस बिटवीन काइनेटिन एंड जियाटिन, काइनेटिन बेटा 1953 मिलर एंड एट ऑल, जियाटिन बेटा जिया में से, ये नेचुरल है और ये सिंथेटिक वाला है। तो काइनेटिन इज सिंथेटिक, जियाटिन इज नेचुरल। 77 इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, तो पाइनएप्पल के लिए दो हार्मोन आते हैं, तो एक होता है बेटा इथाइलिन और एक होता है ऑक्सिन, लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और इथाइलिन क्या करेगा, फ्लावरिंग को इनिशिएट या इंड्यूस करेगा। ऑक्सिन और इथाइलिन का रूट में भी रोल है, लेकिन वहां पे ऑक्सिन रूटिंग को इनिशिएट करेगा और इथाइलिन रूटिंग या रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट। उल्टा चलता है फ्लावरिंग और रूटिंग के केस में, दोनों का काम। 24D फ्रूट राइपनिंग, तो जब फ्रूट राइपनिंग किससे होता होगा बेटा, इथाइलिन से, तो यहां पे बी क्या बढ़ना चाहिए था, इथाइलिन। और 24G क्या होता है, वीडीसाइड डाइकॉट, तो 1A वीडीसाइड एक ही ऑप्शन में था, इथाइलिन, तो आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, जिब्रेलिन इज यूज्ड इन अर्ली सीड प्रोडक्शन इन कोनिफर, तो कहता है मैच्योरिटी पीरियड को हसन में बहुत तेजी से कर देता है, जिससे कि सीड प्रोडक्शन जल्दी हो जाए। इथाइलिन को एज ए इथेफेन यूज किया जाता है, और ये इथाइलिन की तरह अर्ली राइपनिंग कराएगा। दोनों लाइन सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ एंड चूज द करेक्ट वन, तो वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टम कैन गिव राइज मोर देन 70,500 न्यू सेल्स पर आवर। चेंज नहीं किया हमने, अब पुराने डाटा रखा, चेंज कर देते थे पहले। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को मेजर करने में हम लोग लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, डॉर्सी बंटल लीफ का यूज करने के लिए सरफेस एरिया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेज ऑफ इलांगेशन, तो फेज ऑफ इलांगेशन आपका सबसे मजबूत, उसमें सेल वॉल थिकनिंग ज्यादा होगा, वैक्यूलेशन बढ़ जाएगा, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होंगे। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल इनलार्जमेंट, नया सेल वॉल डिपॉजिट, ग्रोथ इज मैक्सिमम, सब कुछ होगा। और बेटा अगर मैचुरेशन आ जाएगा तो मैक्सिमम वर्ड वहां पे आएगा, लेकिन अटेन मैक्सिमम, सब कुछ सेल वॉल सबसे मोटी हो चुकी है, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन पूरा हो चुका है, तब मैचुरेशन वर्ड आएगा। साइटोकाइनिन प्ले अ वाइटल रोल इन मार्फोजेनेसिस इन प्लांट, प्लांट के मार्फोजेनेसिस मतलब चेंज करने में वाइटल रोल करता है। इन टिश्यू कल्चर बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सही है। इन कैलस सूट रीजनरेशन इज प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन एंड रूट करता है ऑक्सिन, तो सारी चीजें सही हो गई, तो आंसर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 83, आइडेंटिफाई द फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन फंक्शन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीड, ये भी लाइन सही है, इसको बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। हालांकि फ्रूट रैपनिंग इथाइलिन करता है, तो ये तो आपको आसानी से आ जाता है। डीप वाटर राइस प्लांट में बोल्टिंग यानी पेटियोल इलांगेशन या इंटरनोडल इलांगेशन करेगा, जबकि इंटरनोडल इलांगेशन अगर खाली पूछा जाए तो वो फंक्शन है बेटा किसका, जिब्रेलिन्स का। एक्स को पहचानना है, कह रहे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर में आपको मालूम है मेनली कौन आता है, ABA, प्योर इनहिबिटर। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी, प्लांट को बचाएगा, स्ट्रेस हार्मोन कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, द रोल ऑफ PGR इज ओनली एक्सर्ट इंट्रिंसिक कंट्रोल, भाई PGR सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक यानी इंटरनल रोल करता है, बिल्कुल लाइन सही है, लेकिन पूछा क्या है, इनकरेक्ट। ये देखिए, many along with genomic control extrinsic factor they play an important role in plant growth and development,
मेनी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर सच, ये लाइन गलत हो गई। टेम्परेचर एंड लाइट, ये बेटा किस में आते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। तवे ये आपका सी क्या हो जाएगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 86, मैचिंग करना है। एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल पोजीशन A1, लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ C2, तो आंसर आ गया B। और इंटर कैलरी बेटा जो आपके लोकलाइज ग्रोथ करते हैं प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू पाया जाता है। 87 PGR है और उसके डेरिवेटिव याद करने थे। तो जीटर याद कर लीजिए, जीटर मतलब जिब्रेलिक एसिड टर्पिनवाइड, तो डी की मैचिंग हुई 2 के साथ। तो कई सारे ऑप्शन में D2 है। चलिए, और अबकर यानी ABA किससे हो जाए? कैरोटिनॉइड, सी की मैचिंग हो गई 3, तो G2 C3 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो गया B। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये हो जाते हैं इंडोल कंपाउंड। काइनेटिन हो जाते हैं एडेनिन डेरिवेटिव, और इथाइलिन तो गैसियस PGR था। वैसे देखो E1 एक का मैच हो जाता गैसियस से, और आसान हो गया था ऑप्शन। साइंटिस्ट का किस हार्मोन से क्या रोल है, इससे आपको दोबारा रिकॉल करने में मदद मिलेगा। साइंटिस्ट का 88, ई क्रूसोवा 1926, जिब्रेलिन्स, जिब्रेला फिजिकुराई B2। और डार्विन एंड डार्विन बेटा ऑक्सीजन के लिए कैनरी ग्रास फाइलरिस पे काम किए थे, और अवीना कोलियोप्टाइल पे FW वेंट। तो A3 स्कूग एंड मिलर, तो बेटा काइनेटिन, मिलर एट ऑल, और HH कॉजिन 1910 इथाइलिन, तो D4, तो A3 D4 आंसर हो जाएगा B। 89 PGR को मैच करना है कैटेगरीज के हिसाब से, तो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों याद करना है। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में बेटा आपका आएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, A24, तो 1 2 4 आंसर एक ही मिल गया। और ABA क्या हो गया? इनहिबिटर। लेकिन आपका होगा सर इथाइलिन नहीं दिया है, तो इथाइलिन दोनों होता है, इनहिबिटर भी होता है और प्रमोटर भी होता है। अब फिर कहोगे सर आगे की क्या क्या नहीं है, तो कहते हैं इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों है, नो डाउट, लेकिन सर साथ ही साथ अगर इनमें से प्रेफर करना हो तो क्या होगा? तो लार्जली क्या होगा? इनहिबिटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लोकेशन PGR से रिलेटेड है। जिब्रेला फिजिकोराई, तो बेटा ये तो जिब्रेलिन ह्यूमन यूरिन ऑक्सिन। चलो मैच करते हैं A2 और B5। B5 एक ही ऑप्शन होता है, आंसर तो आ गया। रैपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए बेटा इथाइलिन। एज लीफ ऑफ प्लांट, तो बेटा लीफ के लिए जो भी होता है साइटोकाइनिन। सूट फॉर्मेशन, लीफ का सेनेसेंस रोकना, ये सब से लीफ के लिए जो भी क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें आपका साइटोकाइनिन करेगा। तो बेटा ये रहा आपका 3 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और PGR यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले का, यानी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का। इसमें कुछ अलग अलग क्वेश्चन रखने की कोशिश की, अब जब मॉडल होगा तो और भी अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अच्छे से करिए, और UBT अगर ज्वाइन ना करिए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिए, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट हो हम आपको जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।